श्री तरुण विजय। अध्यक्ष महोदय, ओके। मैं आज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं वस्तुओं की और विचारों की। वस्तुओं के साथ, उत्पादन के साथ केवल यही बात नहीं जुड़ी होती कि वह जिस फैक्ट्री या जिस कंपनी का बना है उसकी प्रतिष्ठा जुड़ी है। वह कंपनी और फैक्ट्री जिस देश की होती है उस देश की प्रतिष्ठा भी उस उत्पादन के साथ जुड़ी होती है और वे स्तरीय हैं, वे अपनी गुणवत्ता के मानक पर खरा उतर रहे हैं। इसके साथ उस उत्पादन के देश और वहां के लोगों की प्रतिष्ठा जुड़ती है। मैं बताना चाहता हूं कि एक समय था जब भारत में ये कहा जाता था कि अरे सुई भी लेनी हो तो मेड इन जापान की है। ब्रिटेन, मेड इन ब्रिटेन, वह उत्पादन देश में बड़े प्रसिद्ध होते थे और उनकी साख और गुणवत्ता की एक पहचान होती थी। लेकिन हम लोग भूल जाते थे कि इस देश ने गुणवत्ता के विश्व के सर्वश्रेष्ठ मानक स्थापित किए हैं। दुनिया भर में जो कहीं नहीं हुआ वो भारत में गुणवत्ता के मानक स्थापित हुए। आखिरकार इस देश के कारीगरों ने, इंजीनियरों ने, अभियंताओं ने, वास्तुकारों ने वे ताजमहल बनाया, जैसलमेर का किला बनाया, 1200 स्तंभों वाला रामेश्वरम का मंदिर बनवाया, हम्पी का एक महान नगर बसाया। ये सब जो क्षेत्र थे ये विश्व में भारतीय गुणवत्ता और भारतीय मानक की सर्वश्रेष्ठता के प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन आक्रमणकारियों के कारण यहाँ के कारीगरों पर, मिस्त्रियों पर, अभियंताओं पे, यहाँ के वास्तुकारों पे और यहाँ के नियोजकों पर जब हमले हुए तो वे एक ऐसा अंधकारमय युग परिणाम में छोड़ गए कि जिसके कारण से भारतीय उत्पादनों की गुणवत्ता पर विदेशी, ब्रिटेन या अन्य देशों का ग्रहण लग गया और इस कारण से मेड इन इंडिया शब्द की जो साख और गुणवत्ता थी वह कम होती गई। मेड इन जापान, मेड इन ब्रिटेन, इसके बारे में साख बढ़ती गई। लेकिन 1986 में श्री राजीव गांधी के समय में ही ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का अधिनियम पारित किया गया और अप्रैल 1987 में BIS की स्थापना हुई। क्या इसके पीछे कारण था? इसके पीछे कारण यही था कि हम चाहते थे कि सारी दुनिया में जो भारतीय उत्पादन है उनका मानक, उनकी गुणवत्ता, उनकी श्रेष्ठता का एक प्रतिष्ठा बने। मेड इन इंडिया में लोगों का विश्वास हो, साख बने, उसकी क्रेडिबिलिटी बने। और इसीलिए जब ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बना तो उसके पहले इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट करके एक संस्था थी जो केवल रजिस्टर्ड संस्था थी, जिसका संसद में उसका पारित नहीं किया गया था प्रस्ताव। और उसने 1947 से लेकर 1986 तक केवल 10,000 लाइसेंस दिए विभिन्न उत्पादनों के। उस समय हम देखते थे ISI का ठप्पा एक लगता था। ये ISI देश की खुशहाली, देश की आबादी के एक श्रेष्ठता का प्रतीक बन के चली थी। ये वो ISI नहीं थी जो सीमा पार से देश में बर्बादी का संदेश लेके आती थी। और इस ISI को और ताकत मिले इसलिए BIS की स्थापना की गई 1986 में। और इस BIS के कारण अभी तक 38,000 से ज्यादा उत्पादनों के मानक की श्रेष्ठता और उनकी गुणवत्ता को स्थापित किया गया है। और यह वक्त की करवट बदली है। वक्त ने ये करवट बदली कि भारत के मेड इन इंडिया की साख दुनिया में बनने लगी और देश ने एक ऐसे प्रधानमंत्री को देखा जिसने विश्व में मेक इन इंडिया को एक शेर के समान, सिंहनाद के समान एक अभियान के रूप में स्थापित किया। अगर हमको मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया की गुणवत्ता और श्रेष्ठता में विश्वास पैदा करना है और साख पैदा करनी है तो जरूरी होगा कि वो संस्थाएं मजबूत की जाए जो ये तय करें कि जिस बाइक पे मैं बोल रहा हूं, जो घड़ी मैं पहन रहा हूं, जो कपड़े हम पहन रहे हैं और इससे बढ़कर घर की, बाहर की जो वस्तुएं हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें सीमेंट है, जिनमें ईंटें हैं, जिनमें साइबर सिक्योरिटी है, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंधित वस्तुएं हैं, उनकी गुणवत्ता श्रेष्ठ है कि नहीं, इसका परीक्षण करने वाली संस्था को मजबूत बनाया जाना चाहिए। अक्सर ये बहस होती है, आर इंडियंस लेस क्वालिटी कॉन्शियस?
क्या हम गुणवत्ता में विश्वास नहीं करते? जुगाड़ से काम चलता है से काम चलता है, और जो भी चल जाए लेकिन सस्ता हो, इसलिए वो भारत में ज्यादा प्रचलित हो जाता है। सर, जुगाड़ और चलता है, ये भारतीय प्रतिष्ठा की बात नहीं हो सकती। जो दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मानकों में उनसे मुकाबला करके मेड इन इंडिया के उत्पादन को सर्वश्रेष्ठ घोषित करता है, वो भारत की प्रतिष्ठा का एक प्रतीक बन सकता है। ये चलता है, जुगाड़ है, ये सब अब भारत के लिए संभव नहीं है। अगर भारत महान है, भारत में अच्छे इंजीनियर, अच्छे अभियंता, अच्छे वास्तुकार, अच्छे टेक्नोक्रेट, अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर हैं, तो भारत में पैदा होने वाली वस्तुएं भी सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। यह नहीं हो सकता कि भारत तो महान है लेकिन मेड इन इंडिया के सामान जो है वे थर्ड क्लास हो। अध्यक्ष महोदय, मैं चीन गया था। सिचुआन विश्वविद्यालय में मेरे 3 भाषण हुए, और उन भाषण के बाद चीन के एक प्रोफेसर मेरे पास आए। वे बड़ी मुलायमियत से तीखी बात करने में मशहूर होते हैं। उन्होंने कहा, मिस्टर विजय, आई नो यू आर फ्रॉम आरएसएस, यू हैव स्पोकन what is expected of you? India will be great, India's progress is unstoppable. But is it not true that there is a China today in every home in India? Whether you say furniture or the cosmetics or the mics or the bulbs or anything, from packing to those consumable items, you have made in China in every home today. So where are you heading for? I paused for a second and said that, yes, sir, it's true that today most of the Indian homes must be having something made in China. लेकिन हमें मालूम नहीं वो कितने दिन चलेगा। लेकिन चीन के हर घर में पिछले 1000 साल से हिंदुस्तान विद्यमान है, भारत विद्यमान है, जिसकी अनश्वरता के बारे में, जिसकी चिरंतनता के बारे में चीन भी आश्वस्त है। हजारों साल तक वो चलेगा। वो मेरी ओर मुंह देखते रह गए, कहते क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा, जिस घर में बुद्ध है उस घर में भारतवर्ष है, और उसके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि कितने दिन चलेगा। चीन के सामान के बारे में हम कह सकते हैं कि कितने दिन चलेगा। तो सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे वस्तु हो या विचार हो, उसकी महानता और उसकी अमरता के साथ उस देश की प्रतिष्ठा भी जुड़ी होती है। जापान सिर्फ इसलिए बड़ा और महान नहीं माना जाता क्योंकि उसकी इकोनॉमी बड़ी है। उसकी इकोनॉमी इसलिए बड़ी है क्योंकि मेड इन जापान सामान के बारे में गुणवत्ता है, उसका मानक है, उसकी श्रेष्ठता के बारे में दुनिया में एक विश्वसनीयता है। ये बात हम भारत में उत्पादित सामान के बारे में करना चाहते हैं। ये जय हिंद का मामला है। अगर जय हिंद हमारे दिल में है, मानस में है, रक्त में है, हमारे सपनों में है, तो जय हिंद की देश वाले सामान की गुणवत्ता सारी दुनिया में अगर मजबूत होती है, तो जहां जहां मेड इन इंडिया सामान की विश्वसनीयता बढ़ती है, वहां वहां जय हिंद जाता है। ये बात करने के लिए ये BIS का कानून आया है। ये बात है इसके पीछे। ये केवल एक कुछ सामान, इलेक्ट्रिकल सामान या सीमेंट का सामान या माइक और सेल, इसका मामला नहीं है। ये मामला है कि जो सामान हिंदुस्तान में आ रहा है और बिक रहा है, उसकी विश्वसनीयता खरी है कि नहीं है। और अगर उसकी विश्वसनीयता खरी है तो वो युग वापस ला सकते हैं जब भारत के कारीगरों ने, अभियंताओं ने, वास्तुकारों ने, इंजीनियरों ने ताजमहल, जैसलमेर के किले और रामेश्वरम और हम्पी को बनाया था। महोदय, इस BIS के साथ 14,000 से ज्यादा इन्होंने सोने के व्यापारियों को हॉल मार्किंग के लाइसेंस दिए हैं। बहुत कम है। कुछ लोगों को लगेगा कि ज्यादा है, लेकिन जहां पे लगभग 10 लाख से अधिक सोने के व्यापारी, उनकी दुकानें हों, वहां पे केवल 14,000 लाइसेंस दिया जाना मैं समझता हूं कम है। इनकी संख्या और अधिक कैसे बढ़े। आप इलेक्ट्रिक का सामान खरीदते हैं, स्विच लेते हैं, डर लगता है कि वह खराब ना हो जाए, उसमें करंट ना आ जाए। आप वायर खरीदते हैं और डर लगता है कि उस केबल में कुछ गड़बड़ ना हो। आप इस्तेमाल करते हैं, हमारे एक भाजपा के ही माननीय नेता रहे, उनके बेटे की शादी थी और केबल पे पांव पड़ गया, करंट लगा और उसी समय उसकी दुखद मृत्यु हो गई। वो केबल से डर लगता है, स्विच से डर लगता है, वो प्लग से डर लगता है। आप मोबाइल खरीदते हैं, 15 दिन बाद वो खराब हो जाए तो डर लगता है कि इसमें पैसा हमारा गया तो वो ठीक कैसे उसको वापस लेंगे। सीमेंट से आप घर बनाते हैं और सीमेंट अगर खराब है तो 1 साल के बाद में
छत छूने लग जाती है, वो मानक कैसे स्थापित हो? भारत का, भारतीयों का, भारतीय उत्पादन में ही विश्वसनीयता कैसे बने? हम लोग खुद ये तय करने लगे कि मेड इन इंडिया सामान खरीदेंगे तो उतना ही अच्छा होगा जितना कदाचित हम पहले विदेशी उत्पादन में अच्छा मानते थे। उसके लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसका विस्तार करना, इसको शक्ति देना और इसको वह दंडात्मक अधिकार देना, ताकि अगर किसी ने लाइसेंस लिया बीआईएस से और वे उसकी कंफर्मिटी के अनुसार उत्पादन नहीं कर रहा है, तो बीआईएस को अधिकार होना चाहिए कि वह उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई कर सके। वो कार्रवाई कर सके, इसके लिए अधिनियम लाया जा रहा है। महोदय, आज जो है हमारे 13 प्रकार के प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, 15 के करीब हैं, जिसमें बीआईएस जो है उसने 38,000 से ज्यादा लाइसेंसेस दिए हैं। मैं सरकार से, माननीय मंत्री जी से भी ये अनुरोध करना चाहूंगा, बधाई देने के साथ अनुरोध करना चाहूंगा कि 68 साल लग गए इस बीआईएस जैसे अधिनियम को लाने में, और आपने जो लाया है इसके लिए हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। प्रत्येक भारतीय उपभोक्ता आपका शुक्रगुजार है, क्योंकि उसको एक विश्वसनीय और मानक पर खरा उतरने वाला उत्पादन देने का एक ये मैकेनिज्म आप तैयार कर रहे हैं। लेकिन सर, ये बहुत आवश्यक है कि जो उत्पादनों की कैटेगरी है उसको बढ़ाई जाए। मैं उदाहरण देता हूं, चीन में जो वहां के ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड है उसमें 300 से अधिक केवल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है, प्रोडक्ट्स नहीं है, केवल कैटेगरी है, और उसके कारण उसमें लाखों उत्पादन आते हैं जो उनके स्टैंडर्ड के अंतर्गत, परीक्षण के अंतर्गत वे लाए जाते हैं। यह विस्तार यहां भारत में भी होना चाहिए। अभी तो क्या उत्पादन है, जैसे डीजल इंजन है, ऑयल प्रेशर स्टोव है, ऑटोमोबाइल में काम आने वाले टायर और ट्यूब है, घरों में काम आने वाले एलपीजी गैस के सिलेंडर और रेगुलेटरों के अनेक प्रकार हैं, मेडिकल एक्सरे के उपकरण हैं, 19 प्रकार के स्टील हैं। अभी सरकार ने पिछले वर्ष निर्णय लिया कि उस स्टील को वे यहां पर न उत्पादन करने का लाइसेंस देंगे और न ही आयात करने का लाइसेंस देंगे जो बीआईएस के मानक, उसके स्टैंडर्ड पे खरा नहीं उतरेगा। बहुत बड़ी बात है ये, और बीआईएस को ये जिम्मेदारी दी गई है। और इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर के उत्पादन है, लैपटॉप है। मैंने पूछा, सर एप्पल है, लेनोवो है, इस प्रकार की जो विश्व प्रसिद्ध कंपनियों के भी लैपटॉप है, दे हैव टू पास थ्रू द बीआईएस टेस्ट। लगभग 560 से अधिक वैज्ञानिक हैं, 8 से अधिक लेबोरेटरीज हैं, और वे वैज्ञानिक उनको टेस्ट करते हैं कि जो हमारा भारतीय स्टैंडर्ड है उसके अनुरूप ये लैपटॉप है कि नहीं है। अगर नहीं होंगे तो उनको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। और ये जो परीक्षण है, ये नोटबुक है, टैबलेट है, टेलीविजन है, माइक्रोवेव है, प्रिंटर है, स्कैनर है, सेटअप बॉक्सेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां हैं, मोबाइल फोन, एलईडी लैंप, यहां तक कि जो स्मार्ट कार्ड रीडर है वो भी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मानकों पर खरा उतारा जाता है, उनका प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके लिए मैं बीआईएस के सभी वैज्ञानिकों को यहां सदन से बधाई देता हूं कि उन्होंने भारत की आन बान शान को रखने में बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, और उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की हैं वे वास्तव में अभूतपूर्व हैं। लेकिन जैसे जैसे भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है, भारतीय वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार गुणवत्ता पर श्रेष्ठ रखना, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हो गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि जो 560 के करीब वैज्ञानिक बीआईएस में रखे गए हैं, ये संख्या भारत में जो उत्पादन हो रहे हैं और जो जनसंख्या के अनुसार हम एक मेक इन इंडिया का एक अभियान लेकर चल रहे हैं, उसको देखते हुए ये संख्या बहुत कम है। ये 560 की संख्या उनके अपने अधिकारियों के अनुसार कम से कम 2000 होनी चाहिए। पूरे देश में इनकी लेबोरेटरीज की संख्या और बढ़नी चाहिए, और इस कारण वे भारत में जो राष्ट्रीयता का अभिमान है, राष्ट्रीयता के अभिमान है कि मैं जो भारत में उत्पादन कर रहा हूं वह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, और वह अभिमान बीआईएस जो है बनाए रखने में कामयाब हो, इसके लिए जरूरी है कि उसको मजबूत बनाया जाए। अभी तक इस कानून के पारित न होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के संगठनों में बीआईएस को प्रतिनिधित्व करने में दिक्कत होती थी, क्योंकि वे मान्य नहीं है, वे भारत के स्टैंडर्ड संस्था के रूप में मान्य नहीं हो गई थी, क्योंकि संसद में उसका कानून पारित नहीं हुआ था। और इसके साथ ही
अगर कोई उत्पादक उसके स्टैंडर्ड का पालन नहीं करता था तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का बीआईएस को अधिकार नहीं था। आप लाइसेंस दे रहे हैं, आप अपने परीक्षण कर रहे हैं, आपने कहा कि ये मानक के अनुसार आपको अपना उत्पादन करना है, उसने लाइसेंस ले लिया, लेकिन वह उसके अनुसार पालन नहीं अगर करेगा तो बीआईएस को अधिकार नहीं है कि उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सके। अब इस कानून के द्वारा उसको ये अधिकार मिल जाएगा, दंडात्मक कार्रवाई का भी अधिकार मिल जाएगा। लेकिन जो उससे बड़ी बात एक और हो रही है, अगर केंद्र सरकार आदेश दे, एक निर्णय लेती है, तो बीआईएस को साइबर सिक्योरिटी, मानवीय सुरक्षा, पौधों और पशुओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े सभी उत्पादनों को ये अनिवार्यतः बीआईएस के परीक्षण से गुजरना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, जो साइबर सिक्योरिटी का मामला है वह देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण और स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव मामला है। जो विद्वान लोग हैं, जो इसके जानकार हैं, वे जानते हैं कि जैसे थल सेना है, वायु सेना है, नभ सेना है, उतना ही महत्वपूर्ण भारत का साइबर सिक्योरिटी का क्षेत्र हो गया है। और यह माना जाता है कि अगर कभी न कभी अगर कोई अगला विश्व युद्ध होगा तो वह विश्व युद्ध साइबर युद्ध के रूप में भी हो सकता है। लेकिन भारत का जितना डाटा है वह तो विदेशों में पार्किंग हो रहा है। जितनी एजेंसी जहां से डाटा कलेक्ट कर रही हैं, वे सारा का सारा डाटा अमेरिका में या अन्य देशों में वे कलेक्ट कर रही हैं, वहां उनकी पार्किंग हो रही है। इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दे भी और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े जितने उत्पादन हैं उनको भी बीआईएस के परीक्षण और उनके मानक के जो स्तर है उसके ऊपर उसके अंतर्गत लाया जा सकता है। इस कारण से साइबर सिक्योरिटी का जो मामला है वह भी बीआईएस के अंतर्गत आ जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन बीआईएस के पास में अन्य अनेक मानक भी हैं जिनका उतना उपयोग नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। स्कूलों के मानक हैं, अस्पतालों के मानक हैं। आप उस मानक के अनुसार अपना विद्यालय बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, तो वहां जनता को और अधिक विश्वसनीयता होगी कि बीआईएस का जो एक श्रेष्ठता का, गुणवत्ता का मानक है, उसके अनुसार ये विद्यालय बना है, उसके अनुसार ये अस्पताल बना है। और इस कारण से भारत के छात्रों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अस्पतालों में अच्छी चिकित्सा व्यवस्था होगी। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह अनिवार्य बनाया जाना चाहिए कि जो विद्यालय और अस्पताल हैं वे भी बीआईएस के मानक जो बने हुए हैं, ऑलरेडी स्थापित हैं, उनके अंतर्गत लाए जाएं। अगर 68 वर्ष बाद भारत के इतने उत्पादन बीआईएस के अंतर्गत आ रहे हैं तो उसका विस्तारीकरण करना भारत के प्रतिष्ठा और उसके भविष्य के लिए आवश्यक है। सर, इसमें एक सवाल उठाया गया कि क्या इससे जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे उत्पादक हैं, क्या उन पे नकारात्मक असर पड़ेगा? नहीं सर, इससे तो उनका और अच्छा भला होगा। इसमें छोटे बड़े का सवाल नहीं है। सवाल यह है, आपने देखा होगा कि शहरों में, हमारे छोटे तालुकाओं में मॉल्स होते हैं, लेकिन कहीं एक फुटपाथ पर, एक रेहड़ी पर एक छोटे दुकानदार होता है, उसका सामान, चाहे वह खाद्य पदार्थ बना रहा है, मसाला डोसा बना रहा है, कचौड़ी बना रहा है, पूरी भाजी बना रहा है या वस्त्र बेच रहा है, वो एक ऐसा दुकानदार होता है जिसके प्रति उस शहर की पूरी विश्वसनीयता होती है। और वो कहेंगे, अरे भाई कचौड़ी खानी है तो हजरतगंज में वो वाजपेयी की कचौड़ी खाएंगे। वो कौन है भाई? एक छोटा सा 10 बाई 10 का उसका खोखा लगाया होता है। यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर के पास में एक तमिल भाई है जो मसाला डोसा बेचता है, लाइन लगी रहती है उसके पास। क्यों लगी रहती है? वो छोटा दुकानदार होगा, छोटी पूंजी से उसने काम किया होगा, लेकिन श्रेष्ठता का उसने मानक इतना बढ़िया बनाया है कि कनॉट प्लेस के बड़े से बड़े दुकानदारों के पास डोसा इतना नहीं बिकेगा जितना वह जंतर मंतर के पास एक छोटा डोसे वाले के पास बिकेगा। तो ये विश्वसनीय का सवाल होता है। आप अगर बीआईएस की विश्वसनीयता के आधार पर अपनी दुकान, अपने उत्पादन बेच रहे हैं तो उसके कारण जनता आपके पास अधिक आएगी, आपकी लोकप्रियता अधिक होगी और दुनिया में मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का एक नाम होगा। अध्यक्ष महोदय, ये उत्पादन बढ़ना भारत की साख, जय हिंद का एक जो जलवा है, वंदे मातरम का जो एक जलवा, मैंने विज्ञापन देखा है कंपनी का आया, दुनिया भर में उसने इंडियन एमएनसीज बना है जो यूरोप में
अमेरिका में उसने बड़ी बड़ी कंपनियों को अधिग्रहण किया है, उसका विज्ञापन वंदे मातरम से शुरू होता है तो मन प्रसन्न होता है। इसलिए BIS का ये कानून दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने वाला होगा। और इसलिए होगा क्योंकि जैसा अकबर इलाहाबादी ने भी कहा, हम दुनिया भर की बातें छोड़ दें, लेकिन मेक इन इंडिया को अगर आप मजबूत बनाएंगे तो उससे दुनिया भर में भारत का एक दबदबा नहीं कहना चाहिए, लेकिन भारत के प्रति एक आदर और सम्मान का भाव पैदा होगा। और अकबर इलाहाबादी की दो पंक्तियां कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि अरे तेरे लब पे है इराको शाम मिस्रो रोमची, मेड इन जर्मनी, मेड इन जापान, मेड इन ब्रिटेन, लेकिन अपने ही वतन के नाम से वाकिफ नहीं। सबसे पहले मर्द बन हिंदुस्तान के वास्ते, हिंद जाग उठे तो फिर सारे जहां के वास्ते। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर।